हेलो एवरीवन, आज 10 अगस्त 2025 तो द हिंदू की हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच हाल ही में अभी एक फैसले को लेकर विवाद चल रहा है। मतलब कि हाई कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा फैसला दिया गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित बताया है कि वो फैसला सही नहीं है। इसके अलावा भारतीय जो आईटी क्षेत्र है उसमें एआई का क्या योगदान रहा है। एआई की वजह से जो भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो कितना डेवलप कर रहा है। उसके अलावा भारतीय तेल आयात नीति हम देखेंगे। भारत और रूस के बीच जो तेल को लेकर व्यापार है उसको हम देखेंगे। जुडिशियल डिसिप्लिन और ओवररीच, सुप्रीम कोर्ट्स रिब्यूक ऑफ हाई कोर्ट जज रेजेस क्वेश्चंस। मतलब कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। अब देखिए चर्चा में क्यों है। अगस्त 2025 में भारतीय न्यायपालिका में एक घटना घटती है जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, वहाँ के जो जज हैं जस्टिस प्रशांत कुमार, उनके एक आदेश को हास्यास्पद और गलत बताया और उन्हें एक फटकार लगाई है। मतलब उन्होंने जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने एक फैसला सुनाया, उसको गलत बताया गया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार पड़ी है। मामला क्या था कि एक बिक्री का लेन देन का जो बकाया राशि है उसको ना चुकाने पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और हाई कोर्ट ने इसे सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला थे और महादेवन थे, इन दोनों ने इसको रीचेक किया और इन्होंने कहा कि जज ने न्याय का मजाक उड़ाया। हाई कोर्ट सत्र पर न्यायपालिका जो कार्यप्रणाली उस पर काफ़ी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जस्टिस हैं प्रशांत कुमार, उनको आपराधिक मामलों से हटा दिया जाए। मतलब कि उनके द्वारा ये कहना है कि ये जो फैसला उन्होंने सुनाया था ये गलत था। अब देखिए इसमें न्यायिक अनुशासन का पक्ष क्या है, वो क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है बार बार गलतियां करता है, न्याय व्यवस्था की जो विश्वसनीयता को कमज़ोरी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट जज का फैसला जो है कानून की अज्ञानता या बाहरी प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। मतलब कोई उस पर हो सकता है बाहरी प्रेशर हो, जो कि अनुशासन बनाए रखने के लिए सुधार की ज़रूरत को दर्शाता है कि अगर अनुशासन डिसिप्लिन बनाकर रखना है, अपने फैसलों को सही तरीके से न्याय की व्याख्या करनी है तो इसमें सुधारों की ज़रूरत है। ये उच्च न्यायालयों पर निगरानी रखने और संवैधानिक दायित्व है ताकि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाई कोर्ट के जजों पर सख्त टिप्पणियां करी हैं, जैसे कि 2025 की शुरुआत में लोकपाल जांच से जजों को बचाने की कोशिश हुई थी, जो कि अनुशासन को मजबूत करने का एक अच्छा प्रयास दिखाती है। समर्थक क्या कहते हैं कि ऐसी फटकार से निचले सत्र पर जो होता है सुधार होता है, ताकि जो हाई कोर्ट के या फिर लोअर कोर्ट्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला ना लिया जाए। मतलब कि न्याय को ध्यान में और निष्पक्षता को ध्यान में रखकर ही फैसले सुनाए जाए। तो ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है या फिर उसको उनके फैसलों को रीचेक करना, ये बिल्कुल सही होता है और इसमें न्याय की गलतियाँ जो होती है कम होती हैं। इसके अलावा जो अतिक्रमण है उसका पक्ष क्या कहता है, यानी कि हाई कोर्ट की जो आज़ादी है, स्वायत्तता, उस पर सवाल हमला बोला गया है। आलोचक ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको नाम लेकर फटकारना रोस्टर से हटाने के जो निर्देश है हाई कोर्ट की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है कि हाई कोर्ट में आप इंटरफेरेंस कर रहे हो। ये जो अपीलेट अधिकार का हथियार बनाना जैसा लगता है, जो कि न्यायिक पदानुक्रम को असंतुलित कर सकता है। मतलब कि उनका हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इसको नाम लेकर नहीं लेना चाहिए था, इससे जो एक जज है उसकी इंसल्ट होने जैसा है। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि इसे न्यायिक अतिवाद कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। मतलब कि जहां ज़रूरत नहीं है वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस कर रहा है। इसके अलावा शर्मिंदगी और प्रभाव का है कि निर्देश वापस लेने से साफ है कि प्रारंभिक आदेश ने जज को अनावश्यक रूप से अपमानित किया, न्यायपालिका की एकता को प्रभावित कर सकता है। मतलब कि उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये अपना जो बयान था वो वापस लिया, जिससे क्या कि उन्होंने अपना निर्देश जो वापस ले लिया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी जज की मतलब कि अपमान करने जैसा है। अब देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं और मतलब कि वो क्या क्या फैसलों में इंटरफेरेंस कर सकता है,
तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है देश की सबसे ऊंची अदालत है, जिसकी जो शक्तियां हैं संविधान द्वारा डिफाइन की गई हैं कि संविधान जो, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें संविधान की शक्तियों का उल्लेख मिलता है कि संविधान के सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ। ये शक्तियाँ इसे संवैधानिक, अपीलीय, सलाहकारी, प्रशासनिक भूमिका प्रदान करती हैं, जो इसे न केवल कानून का रक्षक बल्कि मौलिक अधिकारों, संघीय ढांचे की रक्षा करने वाली संस्था भी बनाती है। अगर हम इसके शक्तियों की बात करें, सबसे पहले ओरिजिनल जूरिडिक्शन यानी कि मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है उसको केंद्र राज्य या राज्यों के बीच जो विवाद है उसको सुनने का अधिकार है, जैसे कि कोई जल विवाद होता है या फिर कोई क्षेत्रीय विवाद हो जाता है। उसके अलावा मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 32 के तहत लिखा हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मंडमस, निषेधाज्ञा, क्वा वारंटो और सर्टियोररी, तो ये सब जो 5 प्रकार की रिट होती है ये जारी की जा सकती हैं। इसके अलावा हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिल्ली बनाम केंद्र शासित प्रदेश जो प्रशासनिक विवाद है उसमें हस्तक्षेप किया था। इसके अलावा अपीलीय अधिकारिता क्या क्या है? संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132 के तहत अगर कोई मामला संवैधानिक व्याख्या से संबंधित है, मतलब जो संविधान की व्याख्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की जा सकती है। सिविल आपराधिक मामले, जिसमें अनुच्छेद 134 और 36 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ भी अपील सुन सकते हैं, खास करके जब पर्याप्त कानूनी पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा विशेष अनुमति याचिका 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति के आधार पर किसी भी मामले में अपील सुनने की एक शक्ति है, जिसे अक्सर विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है कि अपनी समझ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। अगस्त 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के फैसले को हास्यास्पद करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय शक्ति का उपयोग किया था। इसके अलावा सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी कानूनी संवैधानिक मुद्दे पर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह सलाह जो है बाध्यकारी नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सलाह दी जाती है, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने, उसकी मर्जी है अगर वो मानना चाहता है या नहीं। जैसे कि अयोध्या विवाद रहा था, उस पर सलाहकारी राय या फिर 2G स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली गई थी। इसके अलावा समीक्षा और सुधारात्मक शक्तियां भी रहती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी कि रिव्यू पिटीशन जो अनुच्छेद 137 उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों की समीक्षा कर सकता है। अगर स्पष्ट त्रुटि हो या फिर नए सबूत सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को फिर से दोबारा से रीचेक कर सकता है। क्यूरेटिव याचिका, ये एक लास्ट एक कह सकते हैं स्टेज है या फिर अंतिम उपाय जिसे सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज को जो फटकार लगाई थी अपने आदेश को वापस लेते हुए सुधारात्मक शक्ति का प्रयोग किया था, यानी कि इस शक्ति का यूज़ हुआ था जब उन्होंने पहले फटकार लाई और फिर अपने फैसले को वापस ले लिया। इसके अलावा जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से जो सामाजिक न्याय है उसको बढ़ावा दिया है। पर्यावरण, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को इस पर संज्ञान ले सकता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण और कोविड-19 प्रबंधन पर स्वयं संज्ञान लिए थे। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट जो संसद या फिर राज्य विधानसभा के द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं, कार्यकारी आदेश होते हैं या संवैधानिक संशोधन है, उसकी वैधता की भी समीक्षा कर सकता है अगर वे संविधान के खिलाफ होते हैं। जैसे 2015 में NJAC एक बिल आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उसको असंवैधानिक बता दिया था, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको घोषित कर दिया था और उसको फिर कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा प्रशासनिक और निगरानी शक्तियां भी रहती हैं, निगरानी भी रखता है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ शक्तियां रहती हैं। न्यायिक नियुक्तियां कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति या फिर उनका ट्रांसफ़र कर सकता है। हाई कोर्ट पर निगरानी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले और कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले में अभी देखा गया। न्यायिक अनुशासन, सुप्रीम कोर्ट जजों के आचरण पर टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि ये विवादास्पद हो सकता है कि जज के आचरण पर आप टिप्पणी कैसे करें, लेकिन यह भी एक शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। स्वच्छ संज्ञान और आपातकालीन शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट जो है स्वच्छ संज्ञान लेकर तत्काल कार्यवाही कर सकता है।
जैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर या फिर आपातकालीन स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी विवेकाधीन समझ के अकॉर्डिंग फैसले दिए जा सकते हैं। जैसे 2021 में कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति पर उन्होंने श्वेत संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और विशेष मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संधियों से अगर कोई मामला जुड़ा हुआ है या फिर भारत के वैश्विक दायित्वों से कुछ संबंधित है, उस ऐसे कोई विवाद सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की समीक्षा की गई थी। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, हाउ इज़ AI रीशेपिंग इंडियाज़ इन्फोटेक सेक्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर को कैसे रीशेप कर रहा है AI। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है वैश्विक स्तर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके कारण काफ़ी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। 2025 में AI वैश्विक स्तर पर बुनियादी ढांचा, मॉडल प्रशिक्षण, अनुप्रयोग विकास पर $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च होने की उम्मीद है। भारत इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर में भारत आगे बढ़ना चाहता है। स्वचालन और उत्पादकता में वृद्धि, AI जो है जनरेटिव AI खास तौर पर ये IT सेवाओं में नियमित रूप से कार्यों को स्वचालित करता है। जैसे कि कोडिंग का 25 से 50% हिस्सा जो है AI के द्वारा लिखा जा रहा है, जिससे विकास की गति बढ़ रही है और लागत कम हो रही है, जिससे टाइम जो है वो भी कम लग रहा है। भारतीय IT कंपनियां जिसमें TCS, इंफोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज AI को अपनाकर अधिक कुशल बन रही हैं। जहां पर वे पहले हेड काउंट यानी कि कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होती थी, लेकिन अब जो है परिणाम आधारित है, यानी कि आउटकम बेस्ड मॉडल की तरफ ये बढ़ रही हैं। तो AI के वजह से मतलब AI का काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। जनरेटिव AI जो है उत्पादकता को तो 20 से 40% तक बढ़ा सकता है, जिससे क्लाइंट्स तेज और सस्ती सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। IT निर्यात जो कि अभी वर्तमान में अगर हम देखें $245 अरब का है। भारत का जो IT एक्सपोर्ट AI समाधानों के रूप में एक नया रूप ले रहा है। इसके अलावा रोज़गार और कौशल परिवर्तन हम देख सकते हैं। AI के कारण जो IT क्षेत्र है उसमें नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। नियमित कोडिंग और बैक ऑफिस कार्यों में कटौती हो रही है, जिससे कुछ कंपनियां जिसमें TCS में नौकरियां जो है वो कम हो रही हैं। यानी कि AI आने की वजह से अब जो रोज़गार है वो कम होता जा रहा है। जो काम मनुष्य के द्वारा किया जाता था अब वही काम AI के द्वारा कुछ घंटों में किया जा रहा है, जिसे मतलब कुछ सेकंड्स और मिनटों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है रोज़गार कम होता जा रहा है। ये नई संभावनाएं भी पैदा कर रहा है। जो NASSCOM के अनुसार ये एक मतलब कि कंपनी उनके द्वारा सर्वे किया गया था, 2025 तक AI से जुड़े 1 मिलियन रोज़गार जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें रोज़गार बढ़ भी सकता है। कंपनियां जो है अब AI कंसल्टिंग, ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और डोमेन विशिष्ट विशेषता पर ध्यान रखती हैं। भारत की जो IT कंपनियां स्टार्टअप्स और IP आधारित प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि सार्वम और कोरोवर जो कि AI नेटिव समाधान विकसित कर रहे हैं। साथ ही अपस्किलिंग की ज़रूरत जो है बढ़ गई है, जहां पर कोड डिसिप्लिन्स जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और AI का जो संयोजन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब कि इससे हम कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि इससे कौशल में परिवर्तन होते जा रहे हैं। उसके अलावा रोज़गार बढ़ भी सकता है और कम होता जा रहा है। आर्थिक योगदान और समावेशी विकास क्या है AI की वजह से? AI जो है भारत की अर्थव्यवस्था में $500 अरब का योगदान दे सकता है, खास करके कृषि, स्वास्थ्य और शहरी योजना के क्षेत्र में। भारत AI स्वायत्तता की दिशा में बढ़ रहा है, जैसे कि ओपन सोर्स मॉडल्स सामाजिक आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत का जो 2025 तक AI उद्योग जो है $28.8 अरब तक पहुंच सकता है, जिसमें CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है, सरकार की जो पहल है जैसे कि AI फॉर इंडिया 2030, ऐसे स्टार्टअप्स इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं। समावेशी विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट ये प्रदान करते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला, क्या काम करेंगे, क्या इससे फ़ायदे होंगे, क्या इसमें चुनौतियां रहेंगी, इन सभी के समाधान। इसके साथ भारत डेटा शेयरिंग, नैतिक AI इकोसिस्टम जैसी भी मजबूत स्थिति बनाते नज़र आ रहा है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो एआई क्षेत्र में जैसे ही आईटी सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके सामने कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। एआई के कारण जो लागत लाभ है वो कम होता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक जो आउटसोर्सिंग मॉडल है वो संकट में है। जो पहले हम हम जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मॉडल्स होते थे वो अब खतरे में, जिसकी वजह से अब जिनकी जगह अब एआई ले रहा है। इसके अलावा कम सत्रीय कार्यों में जो मशीनें हैं वो मानव को प्रतिस्थापित कर रही हैं। मतलब कि जो लो लेवल के जो काम होते हैं उसमें जो मशीन अगर यूज़ कर दी जाए तो जो मनुष्य हैं वो उनकी जगह मशीनों को रखा जाएगा। लेकिन उच्च स्तरीय सेवाएं जिसमें कंसल्टिंग, क्लाउड आर्किटेक्चर, एआई इंटीग्रेशन और साइबर सिक्योरिटी में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। यानी कि लो लेवल पर जो है वो नौकरियां छीन रहा है। अगर हम हाई लेवल पर देखें तो भारत की स्थिति मजबूत होती नज़र आ रही है। इसके अलावा आईटी क्षेत्र जो है वैश्विक व्यापार परिवर्तन का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जहां पर डोमेन नॉलेज और इनोवेशन महत्वपूर्ण है। भविष्य में अगर हम देखें तो भारत एआई समाधानों का निर्यातक बन सकता है, जो इसके 30 वर्षों के आईटी इतिहास पर इस पर बेस बनेगा। नवाचार की कमी एक चुनौती है और क्षेत्र को उत्पाद विकास और R&D पर अधिक ध्यान देना होगा। मतलब कि एआई के क्षेत्र में जितना ही हम आगे बढ़ता जा रहे हैं उतना ही लो लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ पर रोज़गार कम होता जा रहा है और भारत की जो जनता है उनको अगर नौकरियाँ कम मिलेगी, रोज़गार कम मिलेगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, जिससे गरीबी बढ़ने की संभावना है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, विल इंडिया केव इनटू यूएस प्रेशर ऑन रशियन ऑयल। क्या भारत जो है वो यूएसए का दबाव मतलब झेल पाएगा या फिर यूएसए के दबाव से वो रशियन ऑयल को बंद कर पाएगा? अब देखिए, इसको लेकर ना अलग अलग बयान रहते हैं। 6 अगस्त को अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रूस तेल का जो भारत आयात करता है और भारतीय वस्तुओं पर फिर 25% का जो टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। और 31 जुलाई को घोषित जो 25% के शुल्क के अलावा जब भारत और अमेरिका के वार्ताकार मुख्य व्यापार समझौते पर पहुंचने को विफल हुए थे। यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था भारत और अमेरिका के बीच, वो बिल्कुल तरह से मतलब कि फेलियर रहा है। एक तरह से उस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। और अब दूसरी तरफ क्या है कि अमेरिका देखो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो भारत जो है वो रशिया से अपना व्यापार करता है, जिसमें ऑयल और रक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा जो भारत का इम्पोर्ट है वो रशिया से हो रहा है। तो इसी तरह अब अमेरिका जो है भारत पर दबाव बना रहा है कि आप रशिया को कहो कि यूक्रेन में युद्ध बंद कर दे, मतलब सीज़ फायर के लिए रेडी हो जाए। अब क्या है कि भारत जो है उसको अपना व्यापार भी जारी रखना है। भारत इस स्थिति में न्यूट्रल है, यानी कि तटस्थ है, यानी कि ना तो पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ना ही पूरी तरह से यूक्रेन को। तो इसी वजह से जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत पर 50% मतलब टैरिफ लगाया, उसके साथ ही 25% उन्होंने जुर्माना लगा दिया कि आप रशिया से अगर व्यापार करेंगे तो आपको 25% यहाँ पर टैरिफ और ज़्यादा देना होगा। तो इस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? तो देखिए, भारत की डायरेक्ट तो कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है भारत सरकार की, लेकिन 25% जो पारस्परिक टैरिफ लगा है 7 अगस्त से लागू हुआ है और जो आने वाले टाइम में इसका असर दिखेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो परिधान निर्यातक है उसको अमेरिकी आयातक द्वारा ऑर्डर स्थगित करने की परेशानी हो रही है, यानी कि ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं या फिर उसको डिले कर दिए गए हैं, क्योंकि वियतनाम, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर अमेरिकी टैरिफ कम है। यानी कि भारत को छोड़कर बाकी कंट्रीज जिसमें वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन पर टैरिफ कम है, जिसकी वजह से जो भारत का जो प्रोडक्शन है भारत की, उस पर जो भारत की कंपनियां हैं उसको एक बार रोक दिया गया है ऑर्डर के लिए। इसी बीच ट्रंप के जो दंडात्मक टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू होंगे, कि उन्होंने जो हमें मतलब कि जुर्माना लगाया है वो 27 अगस्त से लागू होने वाला है। भारत की जो प्रतिक्रिया है उसमें 3 बयान आए हैं, जिसमें 4 अगस्त को क्या बयान आता है जो विदेश मंत्रालय के द्वारा उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों की रूसी तेल आयात को लेकर भारत को निशाना बनाने की आलोचना की और बताया कि दोनों रूस के साथ व्यापार करना जारी रखे हुए हैं। यानी कि यूरोपीय संघ और अमेरिका जो है
वो दोनों ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जो है खनिज, रासायनिक व्यापार ये सब खरीदता है, और यूरोपीय संघ के देश जो है रूस से तेल, LNG खरीदना जारी रखता है। मतलब कि भारत का ये कहना है कि अगर आप खुद उस कंट्री से व्यापार कर रहे हो तो फिर हमें मना कैसे कर सकते हैं। फिर 6 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी के कार्यों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, अनुचित और अविवेकी बताया, और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है कि भारत के हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर 7 अगस्त को PM मोदी का बयान आता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है तो ट्रंप भारत पर जो दंडात्मक शुल्क है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भारत के जो किसान, मछुआरे या पशुपालक, डेयरी पालक हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार है। ये इस बात से संकेत मिलता है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें बाजार पहुंच को लेकर भारत अमेरिका की व्यापार वार्ता जो है विफल हो रही है। बाजार पहुंच छोड़ने या फिर रूसी तेल छोड़ने के बीच भारत 2 असंभव विकल्पों के बीच फंसा हुआ है कि अमेरिका व्यापार जो है, भारत अमेरिका का व्यापार सही ढंग से चलाना है या फिर भारत और रूस का। तो अब भारत क्या इस स्थिति में काफ़ी फंसा हुआ है कि भारत किस साइड भारत का झुकाव ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा ये देखें कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता है या कितना व्यापार करता है। यूक्रेन पर जब अटैक हुआ था रूस का, उससे पहले की अगर हम बात करें तो भारत रूस से बहुत कम ऑयल इंपोर्ट करता था। यूराल तेल, जिसे भारी कच्चा तेल भी कहा जाता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि रूस के जो खरीदार थे वो यूरोपीय कंट्रीज़ थी। इसके अलावा भारत के जो विक्रेता की टोकरी में यूराल तेल की हिस्सेदारी केवल 1% थी, यानी कि भारत सिर्फ 1% ही यूराल तेल खरीदता था। जब यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया तो रूस ने सभी ऊर्जा खरीद को शून्य करने का संकल्प कर दिया, तो यूराल तेल की कीमत गिर जाती है और भारत के साथ साथ चीन और बाकी देशों ने भी रूस से ये तेल खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में इतना तेल नहीं खरीदता था, लेकिन जब कीमतें गिरती है तब खरीदना शुरू हो जाता है। फिर मई 2023 तक भारत जो है प्रतिदिन 2 मिलियन से अधिक बैरल जो है रूसी क्रूड ऑयल का आयात कर रहा था, जो कि भारत की टोकरी का 35 से 40% तक आता है। रूस तब से लेकर सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है। भारत रूस ऊर्जा संबंध इस व्यापार से परे हैं। मई 2018 में मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन हुआ था और उसी वर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन की भारत की यात्रा के बाद, यानी कि पुतिन भारत में आता है और फिर भारत रूस संयुक्त बयान में रूस में वैंकोर नेफ्ट और तास यूरियाक यानी कि नेफ्टे गाजोडोबिचा में PSU के एक भारतीय संघ द्वारा 55 बिलियन से अधिक का निवेश दर्ज किया जाता है, यानी कि एक प्रेस है वहाँ पर। रूसी तेल जो है प्रमुख रोसनेफ्ट के एसआर ऑयल में $12.9 बिलियन में 49% हिस्सेदारी खरीदता है, यानी कि 49% जो ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद नई इकाई का नाम बदलकर नायरा एनर्जी कर दिया जाता है और 49% जो हिस्सेदारी एक कंसोर्टियम को दे दी जाती है और एसआर ने 2% हिस्सेदारी अपने पास रखता है, यानी कि कुछ चेंजेस किए जाते हैं व्यापार में। उसके बाद वाडियार रिफाइनरी जो है उसने अन्य निजी रिफाइनरियों के साथ मिलकर कुछ वर्षों में रूस तेल का जो पुनर्संस्करण और अन्य देशों को निर्यात शुरू कर दिया था। ट्रंप ने इसे खुले बाज़ारों में बड़े मुनाफे के लिए बेचना, ऐसा एक बयान दिया था कि बड़े बाज़ार में जो खुला बाज़ार है उसमें बड़ा मुनाफा कमाने के लिए इसको बेचा जा रहा है। इसमें किसी ने भी किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया था, यानी कि जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसका कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ था। और पश्चिमी देशों जो अनुरोध के बावजूद भी सरकार ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था, यानी कि काफ़ी समय से जो भारत पर मतलब कि दबाव बनते आ रहा है कि आप रूस के साथ व्यापार ना करें, लेकिन फिर भी भारत जो है रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखता है। भारत को 2024 तक लगभग 13 अरब डॉलर और 2025 में 3.8 अरब डॉलर की बचत होगी अगर भारत उससे तेल खरीदता है तो। इसके अलावा अगर हम देखें भारत की जो प्रतिक्रिया उसमें कुछ व्यवहारिक बदलाव आते नज़र आ रहे हैं। दबाव के कारण कुछ रिफाइनरी जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्प और भारत पेट्रोलियम ने जो गैर रूसी तेल है वहाँ की खरीद बढ़ा दी है, जहाँ से रूस से जो तेल नहीं है। सितंबर-अक्टूबर 2025 के लिए 22 मिलियन बैरल जो है अमेरिका, ब्राज़ील, अंगोला
से खरीद लिए गए या फिर खरीदने की बात कही जा रही है। जुलाई के अंत में रूसी खरीद रोकी गई थी, लेकिन ये सरकारी निर्देश नहीं है बल्कि एक बाजार दबाव से ये कुछ बना था। उसके अलावा निजी रिफाइनरी जो है अभी भी रूसी तेल पर निर्यात है। कुल आयात में जो रूस है वो शीर्ष पर बना हुआ है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भारत रूस से करता है ऑयल का इंपोर्ट। भारत जो है मध्य पूर्व और अफ्रीका से विकल्प जो है मतलब कि ऑप्शन तलाश रहा है कि कहीं से हमें और अच्छे ऑप्शन मिल जाएं, लेकिन पूरी तरह से रुकना असंभव है। यानी कि पूरी तरह से जो भारत है वो रूस के साथ अपने तेल का जो आयात निर्यात या फिर तेल व्यापार है वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करता भी है तो भारत को इससे काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि जो सस्ता तेल है वो रूस हमें दे रहा है। और अगर भारत उससे साथ इंपोर्ट बंद कर देता है तो फिर बाकी जो अमेरिका या फिर और कंट्रीज़ है उससे हमें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।